स्टार्ट हो गया जी। देखो भाई, आज के वीडियो में हम लोग वर्ग 10 में भारत में राष्ट्रवाद के पार्ट 3 वीडियो पे बात कर रहे हैं। 2 ठो वीडियो पहले बनाए हैं, 2 ठो क्लास हुआ है। तीसरा क्लास में हम लोग इसको आज इन कर देंगे। तो क्या है, गोलमेज सम्मेलन तक हम पीछे बात किए थे। क्या बात किए थे? गोलमेज सम्मेलन तक उसमें बताए थे कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 30, 31 और 32 है ना, तृतीय। तीनों में भाग लेने वाले कौन है? भीमराव अम्बेडकर। और दूसरा में केवल कांग्रेस भाग लिया और उसका प्रतिनिधित्व किए गांधी जी। पहला में तो गए नहीं, तो फिर क्या हुआ कि इरविन के साथ समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को, तब ना वो गए। अब गए तो वहाँ उस असफल ही रहा। कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दिया गया। किनके द्वारा? वहाँ के जो प्रधानमंत्री था इंग्लैंड का, रैमजे मैकडोनाल्ड है ना, उसके द्वारा ये घोषणा कर दिया गया था, जिससे गांधी जी निराश हो गए। वो वहाँ से लौट गए। तीसरी बार फिर गए नहीं, तो फिर गांधी जी को जेल में बने उस समय बंद कर दिया गया। उसके बाद की घटना है कि जब वो जेल में बंद हो गए तो पुणे के अरवदा जेल में उनको रखा गया था। तो वहाँ वो अनशन करने लगे, भूखे प्यासे रहने लगे गांधी जी। तो फिर सब भारत के भी जो बड़े बड़े नेता थे भारत के, उन लोग दबाव डाले कि भाई कम्युनल अवार्ड, मतलब कम्युनल अवार्ड का मतलब क्या कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की बात। और ये इसका जोर कौन दिए थे? भीमराव अम्बेडकर। कि जैसे आप पार्लियामेंट सुधार के हिसाब से दिए ना मुस्लिम को पृथक निर्वाचन, वैसे ही हम लोग दलित के लिए भी दीजिए। और यही बात से गांधी जी क्षुब्ध हो गए कि जब सबको ऐसी ऐसी मांगे लगेगा तो फिर से ही भारत तो अखंडित हो जाएगा, खंडित हो जाएगा। तो अखंड भारत का सपना कैसे होगा? वल्लभ भाई पटेल जो एकीकरण का काम जो किया है, जो पिछले वीडियो में हमने बात किया था पिछले क्लास में, कि तो सपना पूरा होगा नहीं। तब इसके चलते क्या हुआ कि गांधी जी नाराज हो गए, समझ गए। तो इसमें हुआ क्या कि जब सब लोगों ने दबाव डाला तो 26 सितंबर 1932 को पुणे के अरवदा जेल में ही यह एक पॉइंट बनी, दोनों के बीच मीटिंग रखा गया। और उसमें गांधी जी समझाने में कामयाब हो गए। किनको? भीमराव अम्बेडकर को। और भीमराव अम्बेडकर भी तैयार हो गए, है ना, कहे कि ठीक है जब ऐसा बात है तो लेकिन हमको कुछ तो फायदा दीजिएगा ना भाई दलित को, क्योंकि दलित लोग को तो सब वो ऊंचा जाति वाला लोग नीच समझता है, उसको कुछ काम नहीं देता है, उनके पास जमीन जायदाद नहीं है, छुआछूत की बात रखता है। तो गांधी जी ने कहा कि तुम घबराओ मत भाई, इसके लिए भी उपाय किया जाएगा। तो उसमें आप इनिशियली कोई और बुक में आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा, आपके बुक में ये नहीं है, कि 70 सीट से लेकर इससे बढ़ा करके 148 को सीट कर दिया गया। और वो जो कम्युनल अवार्ड जो है, उन्होंने कहा कि जो आप पृथक निर्वाचन जो रख रहे हैं उसको आप मना कर दिए, और वो मान गए, है ना। पॉइंट वहां तक आई, मान गए। तो फिर बात हुआ आगे चल के, गांधी जी ने हरिजन पत्रिका का जो है ना प्रकाशन किया था हरिजनों के कल्याण के लिए। इसलिए हरि के जन कह के उनको सभी ये संबोधित किया कि लोग उनको गलत तरीके से ना देखें, है ना, मतलब ऐसा ना कहे, छुआछूत ना करे, भेदभाव ना करे। इसलिए उन्होंने बहुत ध्यान दिया उस पर। तो वहाँ ये पॉइंट हमने यही चीज लिखा है। फिर 1934 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हो गया? समाप्त हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात हो रही थी, इसी बीच में ये बात हो गई है। 1937 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन का एकमात्र जो गांव में अधिवेशन हुआ था, जिसका नाम था फैजपुर, है ना। तो हम आपके बुक का जितना भी घटना हुआ है बुक से या गांधी युग में जितना हुआ है उसको मैंने कुछ मतलब कि शॉर्ट के हिसाब से संक्षिप्त रूप में ही उसको कोड मतलब कि बार बार से मतलब कि ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिखने की कोशिश किया है। आगे की घटना है 1938 ईस्वी में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हरिपुरा गुजरात में हुआ, और यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया कौन? सुभाष चंद्र बोस। और 1939 में राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन त्रिपुरी एमपी में होना था, वहाँ अध्यक्ष पद के लिए होने लगा लड़ाई। सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि हम अध्यक्ष रहेंगे, लेकिन गांधी जी कहते थे कि नहीं, पट्टाभी सीतारमैया का नाम दिए कि इन्हीं को अध्यक्ष रहने दो। तो गुस्सिया गए, तो चुनाव की मांग कर दिया, कहे कि नहीं चुनाव कराइए। तो चुनाव जब कराने की बात आ गया तो चुनाव हुआ, उसमें पहली बार चुनाव हुआ, इसके लिए वोटिंग हुई और उसमें जीत गए सुभाष चंद्र बोस। पट्टाभी सीतारमैया हार गए, तो गांधी जी कहे थे कि पट्टाभी सीतारमैया का हार नहीं है, ये मेरा हार है। हालांकि 1939 में फिर जाकर सुभाष चंद्र बोस क्या कर दिए थे? अध्यक्ष पद से त्याग कर दिए थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक, थोड़ा सा सुभाष चंद्र बोस के बारे में मैंने लिखा है कुछ पॉइंट, कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था 1 मई 1939 ईस्वी में। वो नारा दिए थे दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हिटलर ने उनकी लोकप्रियता के चलते नेताजी का संज्ञा दिया था। किसने दिया था? हिटलर ने। किसने दिया था? हिटलर ने दिया था।
जापान में आज़ाद हिंद फौज की जो हेड कमांडर है वही बन गए थे जा करके। और जापान की सरकार से इन्होंने ये कहा था अपनी बात, और अपनी प्रभुत्व के दल पर वहाँ के जो सरकार थी वो कहा कि ठीक है हम तुमको मदद करेंगे, है ना, उसके विरोध लड़ने के लिए। तो सेना वहाँ से उनको सपोर्ट मिला था। और ये जो आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना है ना, कैप्टन मोहन और रास बिहारी बोस किए थे, उसका एक कमांडर बना दिया गया। और जापान से कुछ सेना को लेकर के कहाँ चले गए, सिंगापुर। और सिंगापुर में इन्होंने क्या किया, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किया था। आज़ाद हिंद सरकार, जो स्वतंत्र आर्मी अपना था, उनका अपना आर्मी, अपना गोली बंदूक सब कुछ। और कब किया था, 21 अक्टूबर 1943 को। सिंगापुर से उन्होंने रेडियो से प्रसारण में बात कहा, गांधी जी को सूचना दिया, अपने देश को सूचना दिया कि हम में इतना ताकत है कि हम अपनी सेना लेकर के आएंगे और लड़ाई करके जीत जाएंगे। किसको से, अंग्रेज से। और वहीं से उन्होंने राष्ट्रपिता को कह के संबोधित किया था, किनको, महात्मा गांधी को। समझ रहा है। और उसी समय घटना हो जाती है कि ये आज़ाद करा लेते अपना बल पर। पहला सैनिक मतलब विद्रोह होता बहुत बड़ा, लेकिन हुआ क्या कि जापान जो मिस्टेक से क्या किया कि एगो पर्ल हार्बर नाम का जहाज था जिस पे मतलब कि बम गिरा दिया था। वो अमेरिका के जहाज था, तो अमेरिका गुस्सा में, उसके पास परमाणु बम था, 110 किलो का ही था, लेकिन बहुत बड़ा बम था वो, समझो एक तरह से। तो उसने क्या किया कि गुस्सा में 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर बम गिरा दिया, लगता है 2-3 दिन के अंतराल पर 2 शहर पर। और पूरा तबाह हो गया जापान। जापान बहुत शक्तिशाली था, रसिया जैसा बड़ा बड़ा देश को हरा दिया था वो। अगर उसके पास परमाणु बम होता ना तो उस अमेरिका को भी नेस्तनाबूद कर देता। तो ये चीज़ हुआ, तो इसके कारण जापान की सरकार हिल गई, उसकी न्यू जो है हिल गई। तो उसने अपनी सेना को भी बुला लिया, और इस तरह से उनका आर्मी जो है ना असंगठित हो गया। किनका, सुभाष चंद्र बोस का जो आर्मी बनाए थे आज़ाद हिंद सरकार, वो असंगठित हो गया, टूट गया वो। और उसी बीच में हुआ एक और दुखद घटना कि सुभाष चंद्र की मृत्यु हो गई। कैसे भाई, तो वायुयान दुर्घटना में वो जा रहे थे, जापान के अधिकृत ही एक फार्मोसा द्वीप है, वहीं पर मतलब दुर्घटना हो गया। और 18 अगस्त 1945 का ये टाइमिंग है, समझ रहा है। और इस दिन मतलब कि इनका लाश तो नहीं मिला, 100 नहीं मिला, लेकिन बहुत लोगों ने कहा कि मृत्यु हो गई, और बहुत लोगों ने कहा कि नहीं वो जान उनका बच गया, लेकिन अब ये पता नहीं चला। लेकिन कहा जाता है कि इनका इसी में दुर्घटना से मृत्यु हो गई थी। आगे के पॉइंट है जी 1935। देखो आगे का पॉइंट है कि अब 1935 ईस्वी में अंग्रेज ने एक भारत पार्षद अधिनियम 1935 बनाया, जिसमें बहुत बातें रखी गई थी। लेकिन आपके किताब से पढ़े हैं तो 2-3 पॉइंट इसमें है कि प्रांतीय स्वायत्ता तथा केंद्र में द्वैत शासन की बात इसमें प्रमुख रखी गई, है ना। और इसी को लघु संविधान मतलब कह सकते हैं कि यहाँ से मतलब हम कह सकते हैं कि संविधान के बहुत से मैटर जो है ना, ऐसे 42वां संविधान संशोधन को ही बात रखते हैं, लेकिन हम संविधान का बहुत बड़ा मैटर जो है, संविधान का अधिक अंश जो है वो इसी से लिया गया था। अधिक अंश कहाँ से लिया गया था, यही से भारत परिषद अधिनियम 1935, इससे ही लिया गया था बहुत सा मैटर। संविधान में जो लिखा गया ना मैटर, वो इसी से लेकर के लिखा गया। हाँ, और 9 अगस्त 1942 की बात आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन होता है महात्मा गांधी के द्वारा। वर्धा अधिवेशन महाराष्ट्र में ग्वालियर टैंक के मैदान से शुरू किया गया था 9 अगस्त 1942 को। कहाँ से किया गया था, ग्वालियर टैंक, है ना, वर्धा महाराष्ट्र में है, वहां से वर्धा अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वहीं से हुआ था। भारत छोड़ो का उसमें नारा दिया गया, करो या मरो का नारा दिया गया। और इसके ठीक बाद जीरो ऑपरेशन के तहत सभी नेता, जितना प्रमुख नेता था, महात्मा गांधी, जेपी, है ना, जवाहरलाल नेहरू, बहुत से लोगों को मतलब क्या क्या गिरफ्तार कर लिया गया। अब कोई को छोड़ा नहीं गया कि मतलब कोई आंदोलन करेगा। लेकिन उसी बीच में जेपी जो जयप्रकाश नारायण थे, वो बिहार के नेता थे, वो हजारीबाग जेल से भाग गए और नेपाल में जाकर के अंडरग्राउंड हो गए। और उनके साथ भी अरुणा, आसिफ अली का नाम आता है, जेपी, राम मनोहर लोहिया आदि सब मिल कर करके अंडरग्राउंड होकर के रेडियो से प्रसारण करते रहे और जनता के बीच में अपनी बात रखते रहे, जिससे जनता में उत्साह बनी रही, है ना। और जनता आंदोलन को रोका नहीं, आंदोलन चलते रहा, समझ रहा है। और फलतः क्या हुआ कि 15 अगस्त 1947 को देश हमारा आजाद हो गया। कुछ पॉइंट हम लोग ये और जान लेते हैं कि जयप्रकाश नारायण के बारे में 1931 ईस्वी में बिहार समाजवादी दल का स्थापना इन्होंने किया था। 1934 में उन्होंने कांग्रेस समाजवादी दल का स्थापना किया था। संपूर्ण क्रांति की नारा उन्होंने दिया था, है ना। और एक पॉइंट कुछ छूट गया था आरएसएस के बारे में हमने बताने के लिए बीच में, तो इसके बारे में समझ लेते हैं। आरएसएस का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, है ना।
इसकी पृष्ठभूमि कैसे हुई कि जैसे मुस्लिम लोग अपने संगठन बना रहे थे, तो हिंदुओं में भी बात आया कि भाई हम लोग भी अपना कुछ संगठन बनावे। तो उसी के चलते प्रतिक्रियावादी रूप से कह सकते हैं कि मुसलमान का जो संगठन बन रहा था, जैसे कि मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था 1906 में, तो इधर कुछ नहीं हुआ था, तो हिंदू वाले लोगों में भी बात हुआ कि भाई हम लोग भी कुछ बनाएंगे, क्या कि हिंदुओं की भी रक्षा हो, वेदों की भी रक्षा होना चाहिए। न तो धीरे धीरे तो वेद हमारा खत्म हो जाएगा, हिंदुत्व भी खत्म हो जाएगा। तो हिंदू, हिंदी और हिंदुत्व ऐसे करके भावना रखी गई है ना, हिंदू और हिंदी, है ना, ऐसी भावना बनाई गई है ना। और ये जो पृष्ठभूमि है कि कैसे तैयार, मतलब आरएसएस की स्थापना एक बैक नहीं हो गया, उसकी पृष्ठभूमि है कि मुस्लिमों को प्रतिक्रिया के प्रति हिंदुओं के संगठित होना, उनके विरोध में, मतलब ये हुआ कि वेदों की रक्षा के लिए बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव मनाना शुरू कर दिया, है ना। 1830 में, इससे पहले की बात है कि कलकत्ता में राधा कांत ने धर्म सभा की स्थापना किया था। 1875 में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था, और वेदों की ओर लौटो ऐसा नारा उन्होंने दिया था। मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना हरिद्वार में किया गया। और ये सब पृष्ठभूमि ही है, इसके बल पर ही आरएसएस का जो है ना स्थापना केबी हेडगवार, जो कि तिलक के ही अनुयायी थे, बाल गंगाधर तिलक के ही चेला थे, समझो, वो केबी हेडगवार उनका नाम है। उन्होंने 1925 में नागपुर में स्थापना किया था, किसका? आरएसएस का। आरएसएस का कौन स्थापना किया था? केबी हेडगवार, केबी हेडगेवार, है ना। कब किया था? 1925 को। इनका मुख्य व्यू था कि हिंदुत्व को कायम रखना है, चारित्रिक निर्माण होना चाहिए, शारीरिक मजबूती होनी चाहिए, और सशक्त राष्ट्र का निर्माण हम करेंगे, ऐसा इनका व्यू था। और इस व्यू के विचार से मतलब कि आरएसएस की स्थापना हुई थी। अब हम लोग चर्चा पर चर्चा और भी करेंगे कुछ, है ना। जब ये पूरे पार्ट को आप देखिएगा, जितना पॉइंट हमने पढ़ाया उस पॉइंट को एक बार पढ़िए, किताब में पढ़िए, है ना। उसके बाद क्वेश्चन आंसर को बनाने के बाद तुम देखो कि कितना क्वेश्चन आंसर मतलब कर पा रहे हैं इन बिंदुओं से, कौन कौन सी बिंदु हमारा छूट रहा है। लॉन्ग क्वेश्चन में जैसे कि कोई बिंदु उठाए, उसमें कौन कौन पॉइंट है, तो पॉइंट ही तुमको याद रखना है, बाकी तो एक्सप्लेन कर दिए, उसको कहानी डेट याद रखना है, तो डेट भी मैंने कंटेंट में डाला है। तो इसको मदद से हमने पूरे किताब का जितना पॉइंट था सबको टच कर लिया है। अब एक्सप्लेन करने की बात है तो वो तुमको पॉइंट रख करके एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। तो ये चैप्टर खत्म हो जाता है और नेक्स्ट चैप्टर आगे पढ़ाई होगी।